मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी परीक्षा में कोशिश सबका स्वागत है। आज हम लोग बहुत सारे एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिए हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे एसएससी की दृष्टि से हो या रेलवे की दृष्टि से। ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस जो क्वेश्चन का सेट रहेगा इसमें ओनली फॉर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो कि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आजकल का एग्जाम का पैटर्न देखा गया है जो कि लगातार बार बार प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन को रिपीट करता है हर एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में करीब 500 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें से कि लगभग 160 या 70 के आसपास के क्वेश्चन पॉलिटी से रहेंगे और बाकी के 340 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिस्ट्री से संबंधित रहेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो होंगे सभी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के साथ आरंभ करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए भारत में जो वो दिन है वो जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 नवंबर। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे है दूसरा नंबर का क्वेश्चन कि गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में साल में लड़ी गई थी। तो बताना है कि किस साल में यह लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, तो ये जो लड़ाई है दोस्तों वो 1722 में लड़ा गया था। ठीक है, 1722 में इस युद्ध को लड़ा गया था। आगे है तीसरा नंबर का प्रश्न कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पास भारतीय संविधान, बी है जनतंत्र, सी है अंबेडकर की शिक्षाएं और डी है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो देखिए जो भारत का सर्वोच्च कानून जो है वो भारतीय संविधान को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का संविधान खाली स्थान, ठीक है, को लागू हुआ, मतलब किस दिन लागू हुआ आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 अगस्त 1947 या 1 जनवरी 1950। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। चलिए आगे है कि पांचवा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य जो है वो जो है सोवियत संघ से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, सोवियत संघ से लिया गया है। और ये सब जो क्वेश्चन है ये MPPSC प्रीलिम्स में लिया गया था, ये SSC सीजीएल का ट्रायल 1 में लिया गया था और ये रेलवे IRB GP में लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नीचे का एक अधिकथन ए और आर का कारण दिया गया है, तो यहाँ पास आपको सही बताना है कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे इसमें देख लेते हैं छठा नंबर का क्वेश्चन। अधिकथन जो है वो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसका कारण है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही विकल्प को चुनना है कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो देखिए ए और आर सही है, मतलब ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। जो आर है वो ए की उचित जो व्याख्या है वो नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था। तो बताना है कि सिक्किम भारत का राज्य कब बना था। तो सिक्किम जो है 1975 में भारत का राज्य बना था। तो याद रखिएगा 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बना था। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश से संबंधित है। तो भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जो है वो जर्मनी से संबंधित है। ठीक है, जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान संबंधित है। नवा क्वेश्चन है कि भारत द्वारा धर्मनिरपेक्ष स्वीकार किए जाने के लिए कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि भारतीय नागरिक के पास वो कौन सा अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार है। मतलब अपनी इच्छा से वह धर्म, किसी भी धर्म का पूजा पाठ या किसी भी धर्म में आने जाने की स्वतंत्रता उसको मिली हुई है।
चलिए आगे है यहाँ पास 10 नंबर का क्वेश्चन कि किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प किया गया था। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1967 में महाराष्ट्र के साथ गोवा का जो विलय करने का जो किया गया था विकल्प। चलिए आगे है 11 नंबर का क्वेश्चन कि संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा नागरिक अधिनियम 1955 के तहत संविधान के प्रारंभ होने के बाद ये जो है नागरिकता पाने या गंवाने का प्रावधान किया गया है, तो नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, चलिए आगे है कि प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो है देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्राध्यक्ष एक उन्नत राजा होता है, ये जो है इंगित नहीं करता है। बाकी इसमें सभी सही है, जैसे कि राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है, ये ठीक है। या राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है, ना कि एक व्यक्ति में, यह भी सही है। या किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के नागरिक के लिए खुले हैं, तो ये सब सही है, लेकिन चौथा इसका गलत है। ठीक है, यदि जो राष्ट्राध्यक्ष है वंशानुगत होगा तो हो जाएगा राजतंत्र। ठीक है, यहाँ गणतंत्र के बारे में सवाल किया गया था। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था। ठीक है, तो भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार इसमें से नहीं था। तो देखिए निजता का अधिकार जो है भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था, तो याद रखिएगा निजता का अधिकार। चलिए आगे है 14 नंबर का क्वेश्चन कि मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान की खाली स्थान से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा 12 से 35 जो है वो मूलभूत अधिकार को शामिल किया गया है। याद रखिएगा 12 से 35 अनुच्छेद तक मूलभूत अधिकार को शामिल किया गया है। आगे है कि भारत के संविधान के अनुसार इसमें से कौन मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, तो कौन मूल अधिकार नहीं है, तो हो जाएगा सार्वजनिक चुनावों में मताधिकार का प्रयोग करना, ये जो है मूल अधिकार नहीं है। बाकी तीनों के तीनों ऊपर वाला तीनों आंसर जो है सही है, जैसे कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना, ये राइट है। और हमारे मिली जुली संस्कृति की बहुमूल्य धरोहर एवं संरक्षित करना तथा उसका सम्मान करना, ये भी सही है। सी ऑप्शन है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाला महान विचारों से प्रेरित होना और उसका पालन करना, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसमें गलत हो जाएगा। चलिए आगे है 16 नंबर का क्वेश्चन कि शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पास दिया गया है, तो शिक्षा का अधिकार जो है वो अप्रैल 2010 में मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार जो है 2010 में मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 17 नंबर का क्वेश्चन। तो 17 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो किस मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 11 मौलिक अधिकार। ठीक है, यहाँ पास कितने था, तो 11 मौलिक अधिकारों के बारे में उल्लेख किया गया है। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये जो है देश की रक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, जीने का अधिकार मौलिक अधिकार है और समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। चलिए आगे है 19 नंबर का क्वेश्चन कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है। तो बताना है कि कौन ऑप्शन जो है वो सच नहीं है। तो देखिए इसमें 3 जो ऑप्शन है ए बी सी वो सही दिया गया है, चौथा इसमें जो है रॉन्ग दिया गया है। तो चलिए हम लोग चारों ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। तो जो ए बी सी सही है वो कुछ इस प्रकार हैं कि नीतियां बनाने और कानून अभिनीत करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाला आदर्शों को दर्शाता है, वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए सामाजिक और समाजवादी हैं, ये उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर प्रयत्नीय नहीं है। ठीक है, लेकिन चौथा स्मर जो है ये सच नहीं है, जैसे कि ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वित करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये इसमें सच नहीं है। 20 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और
विदेशियों के लिए उपल होता है। ठीक है, मतलब उपलब्ध होता है। ठीक है, यहाँ पास क्वेश्चन और दिख नहीं रहा है, यहाँ पास उपलब्ध लिखा गया है, उपलब्ध होता है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कि ऑप्शन इधर भी है, तो हम लोग चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि धर्म, कुल, लिंग, जाति या जन्म स्थान, अनुच्छेद 15 आधार पर भेदभाव का निषेध। ऑप्शन बी है सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता, और ये अनुच्छेद 16 के बारे में है। और भाषा, लिपि और अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण अनुच्छेद 29 के तहत है। और धार्मिक मामलों का प्रावधान करने की स्वतंत्रता, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये जो है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, ये दोनों के लिए उपलब्ध है। आगे है 21 नंबर का क्वेश्चन कि भारत के संविधान निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या करती है। ठीक है, तो शिक्षा की जो अधिकार है वो जो है अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया है। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए व्याख्या करता है। आगे है 22 नंबर का कि समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पास दिया गया है 41, 42, 43 और 44। तो सिविल संहिता के बारे में ऑप्शन नंबर जो डी है यानी कि 44वें संविधान संशोधन में व्याख्या किया गया है। आगे है कि भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित करता है, जिसके तहत निर्वाचित सदस्य तथा खाली स्थान सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 550 और 2। ठीक है, मतलब निर्वाचित होते हैं 550 और मनोनीत होते हैं जो है 2, यानी कि टोटल जो सीट है वो 552 है। चलिए आगे है 24 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है, जो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है नागालैंड जो है वो उससे प्रावधान नहीं किया गया है 6ठी अनुसूची से। आगे है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 के बारे में बताया गया है कि कौन से अधिकार प्रदान करता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना, ये जो है उसका अनुच्छेद के बारे में व्याख्या किया गया है। आगे है 26 नंबर क्वेश्चन कि संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पास 4 ऑप्शन दिया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 21। आगे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को खाली स्थान कहा जाता है। तो अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में डिस्कस किया गया है, यानी कि उसे बजट कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन है। आगे है 28वां क्वेश्चन कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदनों में वोटों की समतुल्य की स्थिति और स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन था, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 97 और अनुच्छेद 100। तो यहाँ पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अनुच्छेद 100 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये वोटों की समतुल्यता की स्थिति के बारे में निर्णय करता है। चलिए आगे है कि भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो ये जो है संविधान के प्रथम अनुसूची में इसका भारत के क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रथम अनुसूची में इसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उल्लेखित किया गया है। 30वां नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है। तो ये जो अधिनियम है वो है शिक्षा का अधिकार, यानी कि 21 के ए में शिक्षा के अधिकार के बारे में, जो कि अप्रैल 2010 में जोड़ा गया है। ठीक है, शिक्षा सभी के लिए ये मौलिक अधिकार है जो कि 2010 में जोड़ा गया है। चलिए आगे है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल खाली स्थान का हो सकता है। ये जो है 6 महीने का हो सकता है। ठीक है, संसद के 2 सत्रों के बीच का जो अधिकतम अंतराल है वो 6 महीने का हो सकता है। आगे है कि संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को कहते हैं। तो संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को कहा जाता है स्थगन। ठीक है, मतलब सभा को स्थगित किया जाता है, तो यह हो जाएगा स्थगन। आगे है कि भारतीय संविधान के संबंध में विषमता का पता लगाना है कि ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन विषम है।
ठीक है। तो चार ऑप्शन है कि बजट सत्र, ग्रीष्म सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो बताना है कि इनमें से कौन सा जो है डिफरेंट है। तो जो है ग्रीष्म सत्र जो है इनमें से डिफरेंट है। चलिए आगे है यहाँ पास 34 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है। तो वैधानिक सत्ता का अधिकार जो है वो संसद के प्राप्त है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसद को वैधानिक सत्ता का अधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है। आगे है 35 नंबर क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1946 में 86 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंधित पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो जो है राष्ट्रपति का नाम बताना है। तो एक राष्ट्रपति अभी तक थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया है, उनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह। तो याद रखिएगा ज्ञानी जैल सिंह प्रथम और अभी तक का अंतिम ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया है। तो याद रखिएगा ज्ञानी जैल सिंह। आगे है 36 नंबर का क्वेश्चन कि राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की उल्लेखता के बारे में बताया गया है कि अमेरिका की राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है। ठीक है। तो यहाँ पास चार ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक न करने की शक्ति है इनके पास। ठीक है। बाकी जो है इन तीनों ऑप्शन को हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दिन के भीतर पुनः विचार के लिए बिल वापस भेजना पड़ता है, जब भारतीय राष्ट्रपति के पास 30 दिन होते हैं। आगे है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति 10 दिनों के भीतर पुनः विचार के लिए बिल को वापस भेजना पड़ता है, जबकि भारतीय राष्ट्रपति के पास 20 दिन होते हैं। आगे है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पास 10 दिन से अधिक दिनों के लिए बिल रखने के बाद उन्हें पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं, जबकि भारतीय राष्ट्रपति के मामले में ऐसा नहीं है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है ए ये सही हो जाएगा। जैसे कि भारतीय राष्ट्रपति के अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है सही है। आगे है 37 नंबर का क्वेश्चन कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा, मतलब कौन काम करेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा जब जो है यहाँ पास भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का सीट खाली होगा तो उनका जो कार्यभार होगा वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास होगा। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास होगा। आगे है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कौन करता है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो हैं भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों का सदस्य। ठीक है, आगे है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। ठीक है, तो कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, तो ये जो है 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। तो यहाँ पास देख लीजिए कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, तो 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। चलिए आगे है 40 नंबर का कि भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति खालिस्तान द्वारा घोषित की जाती है। ठीक है, तो वित्तीय आपात स्थिति जो है राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। आगे है भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है। ठीक है, तो कोई आयु सीमा बाध्य नहीं है। ऑप्शन बी है कि 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, सी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन है कि 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो जी हाँ, डी ऑप्शन सही है, यानी कि राष्ट्रपति होने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए। आगे है निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु से अधिक होना चाहिए, लोकसभा की सदस्य का धारक होना चाहिए, या राज्यसभा की सदस्य का धारक होना चाहिए। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। उसे जो है राज्यसभा का सदस्य का धारक होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष होना चाहिए। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसमें से गलत हो जाएगा। आगे है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के समय में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन ए है लोकसभा, बी है चुनाव आयोग, और सी है प्रधानमंत्री, और डी है सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के पास वो अधिकार उपस्थित है। आगे है 44 नंबर का कि भारत देश के प्रमुख खाली स्थान है। तो भारत देश के प्रमुख जो है राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, भारत देश के प्रमुख राष्ट्रपति को कहा जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा।
तो 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पास उपराष्ट्रपति जो नहीं है उनके बारे में आपको बताना है। तो मोहम्मद हामिद अंसारी, ऑप्शन नंबर बी है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी है रामास्वामी वेंकटरमण और डी है शंकर दयाल शर्मा। तो एपीजे अब्दुल कलाम भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, बल्कि वो भारत के राष्ट्रपति रहे हुए हैं। आगे है कि 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के खाली स्थान राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए थे। तो कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने पद का ग्रहण किया था? तो 13वें नंबर का राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने पद ग्रहण किया था। वर्तमान में भी रामनाथ कोविंद के पास 14वें नंबर का राष्ट्रपति का पद है। चलिए आगे है कि राज्यसभा में विपक्ष का वर्तमान नेता कौन है? ठीक है, तो राज्यसभा में वर्तमान में विपक्ष का जो नेता है वो है गुलाम नबी आज़ाद। चलिए आगे है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति और डी है यहाँ पास सी है राज्यपाल और डी है लोकसभा का अध्यक्ष। तो यहाँ पास राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए आगे है 49 नंबर का क्वेश्चन कि राज्यसभा को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव जो है वो यहाँ पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है कि राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन बी है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन सी है कि भारत की जनता द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। तो जो है भारत के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव किया जाता है। आगे है 51 नंबर का क्वेश्चन कि भारत के संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो गणेश मावलंकर थे। याद रखिएगा, गणेश मावलंकर थे। आगे है लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो लोकसभा के निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 25 साल है और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। चलिए आगे है यहाँ पास कि लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं लोकसभा से? तो यहाँ पास लोकसभा से केंद्र शासित प्रदेश से जो 20 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, आगे है लोकसभा के उन सदनों की सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? तो जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 530 ऐसे सदस्य हैं जिन्हें जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। चलिए आगे है यहाँ पास कि लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करती है? ठीक है, तो सुमित्रा के बारे में बताना है कि सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र में आती है? तो जो है इंदौर में आती है। ठीक है, इंदौर से आती है। आगे है कि लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन में कुल सदस्यों का खाली स्थान का भाग होता है। तो जो है 10वां भाग होता है कोरम में। आगे है जब 2014 में 16वीं लोकसभा का गठन किया गया था तब रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो जो है उन्हें मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा 2014 में 16वीं लोकसभा के गठन के लिए मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्री के रूप में चुना गया था। आगे है लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? यहाँ पास दूसरे स्थान पर राज्यों की संख्या बताना है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा उसका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पास 2014 में खाली स्थान लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो 2014 में जो है वो 16वां लोकसभा का चुनाव किया गया था। आगे है कि लोकसभा के सदस्यों में सदन का नेता का अर्थ है। तो सदन का नेता का अर्थ है कि यहाँ पास 60 नंबर का क्वेश्चन है जो कि इसमें प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री जो है सदन के नेता के रूप में उन्हें कहा जाता है। चलिए आगे है 61 नंबर का क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री खाली स्थान के पदेन अध्यक्ष हैं। तो प्रधानमंत्री जो हैं वो CSIR के अध्यक्ष होते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? तो इसमें जो है इंदिरा गांधी जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। बाकी मोरारजी देसाई, चरण सिंह और VP सिंह इन तीनों जो है मुख्यमंत्री थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने थे। आगे है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? ठीक है, तो ये जो है इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जो है सर्वाधिक झंडा फहराया है।
आगे है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था और उप प्रधानमंत्री के रूप में उस समय काम किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो भारत में कार्यकारी प्रमुख जो है वो यहाँ पास प्रधानमंत्री को माना जाता है। कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। आगे है कि खालिस्तान ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया है। तो गुलजारी लाल नंदा जो है प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किए थे। आगे है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? तो नरेंद्र मोदी जो है भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए थे। चलिए आगे है कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताना है। तो भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है, और 16वें भी नरेंद्र मोदी ही हैं। आगे है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को उपराज्यपाल कहा जाता है। याद रखिएगा, उपराज्यपाल कहा जाता है। आगे है कि भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री होने के लिए एक व्यक्ति का न्यूनतम आयु जो होता है वो 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। ठीक है, 25 वर्ष होना चाहिए। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ज्योति बसु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। आगे है कि राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? तो राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही नहीं है। जैसे कि राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र के राष्ट्रपति के पद के रूप में समरूप होता है, नहीं, राष्ट्रपति के जो पद के रूप में समान जो होता है वो राज्यपाल का होता है। ठीक है, और मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के पद पर होता है। राज्य और केंद्र के बात करेंगे तो आगे है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा है। तो राज्यपाल या राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। आगे है कि भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हैं तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे है कि एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। याद रखिएगा, सुचेता कृपलानी। आगे है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे है, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, खालिस्तान को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। आगे है कि द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? तो द्विसदनीय विधानसभा का मतलब जो है वो विधायक को 2 अलग विधानसभा में बांटा जाता है। ठीक है, उसे द्विसदनीय विधानसभा कहा जाता है। चलिए आगे है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है जिसने दिसंबर 2015 में न्यायाधीश HL दत्तू के बाद पदभार संभाला था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर। आगे है, कौन अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो ये जो है मतलब ये जो उस समय यदि सर्वोच्च न्यायालय के नहीं रहेंगे तो उसे किससे नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। आगे है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति जो है वो 65 साल है। याद रखिएगा, 65 साल सेवानिवृत्ति उनका उम्र है रिटायर होने का। भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था? तो भारत का उच्चतम न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। आगे है, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? तो उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति जो थी वो न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी थी। याद रखिएगा, एम फातिमा बीबी। आगे है, भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ था तो कौन व्यक्ति थे? तो जो है न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला जो थे वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। चलिए आगे है
कि नीचे एक अधिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अधिकथन ए, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। इसका कारण बताया गया है कि न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं का कार्यान्वयन में मदद करती है। तो सही विकल्प को चुनना है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सही विकल्प को देखते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। मतलब ये जो है कि भारत के न्यायपालिका का कार्यपालिका से स्वतंत्र है, ये सही है, लेकिन आर जो है गलत है। आगे है कि भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पास दिया गया है। तो भारत में सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय है। ठीक है, कलकत्ता, चेन्नई और मद्रास पुराने हैं, लेकिन सबसे पहले कलकत्ता का उच्च न्यायालय बनाया गया था। आगे है कि भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है। आगे है कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जजों की कुल संख्या के संशोधन अधिनियम 2001 के संबंध में जो है वो बताया गया है कि भारत के संविधान की परिकल्पना की गई थी। वहाँ भारत के एक निश्चित न्यायालय होंगे जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और खाली स्थान अन्य न्यायाधीश की संख्या होगी। तो ये जो है लगभग 30 संख्या उसमें बताया गया था। आगे है अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा। तो चुनाव स्थगित समय से 6 माह के अंदर कराया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्था को पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था। तो उस समय का जो गठित समिति था वो था एम.एल. सिंघवी समिति। ठीक है, लोकतंत्र और विकास के पंचायती राज संस्था को पुनः स्थापना के लिए एम.एल. सिंघवी समिति था। आगे है 91 नंबर का क्वेश्चन कि दिसंबर 2015 में निम्नलिखित में से किस विकल्प को हरियाणा के में पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में घोषित किया गया था। ये जो होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घर में एक प्रयोजन मूलक शौचालय होना चाहिए। आगे है हरियाणा पंचायती राज बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई थी। तो मैट्रिक उनका न्यूनतम योग्यता पंचायती राज के लिए निर्धारण किया गया था। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारण के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ये जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि 356 में राज्यों 356 अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। आगे है कि राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती है क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा संबंधित आवश्यक योग्यताओं क्या है राजस्थान के लिए। तो न्यूनतम योग्यता कक्षा 5 तक है। आगे है भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है। तो भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के संबंधित प्रावधान किया गया है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 360 के तहत भारतीय अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। 356 में है राष्ट्रपति का शासन और 60 में है वित्तीय प्रावधान किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया है। तो किस संशोधन के तहत, तो 42वां संविधान के संशोधन के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। आगे है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। आगे है कि श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत खाली स्थान को महत्वपूर्ण और विशेष संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं। आगे है कि 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया है। ये जो है मैथिली, बोडो और संस्थाली को शामिल किया गया है, लेकिन कन्नड़ को शामिल नहीं किया गया है। आगे है कि मई 2015 तक संविधान में संशोधन की कुल संख्या क्या थी। तो 100 बार संविधान में संशोधन 2015 तक किया गया था।
आगे है संविधान के 96 संशोधन का उद्देश्य क्या था। तो संविधान के 96 संशोधन का उद्देश्य जो था वो था उड़ीसा के स्थान पर ओडिया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग करना चाहिए। आगे है कि 26 जनवरी 2002 के एक कानून के तहत भारतीय राजध्वज तिरंगे को फहराने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर 4 कथन दिया गया है, इनमें से जो डी कथन है वो सत्य नहीं है, यानी कि गैर सरकारी नागरिकों को अपने परिसर में ध्वज फहराने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि 104 भारतीय संविधान में किए गए कुल संशोधन की संख्या है। तो भारतीय संविधान में किए गए कुल संशोधन की संख्या जो है वो 100 बार किया गया था 2015 तक। भारतीय संविधान का 99वां संशोधन किससे संबंधित है। तो 99वां संविधान संशोधन जो है वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। आगे है कि संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। तो संविधान संशोधन 93वां संविधान संशोधन जो है वो ओबीसी के लिए 27% आरक्षण करता है। आगे 107 नंबर का क्वेश्चन कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो सैयद नसीम अहमद जैसी जो हैं वो चुनाव आयुक्त हैं। आगे है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था। आगे है भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन मताधिकार के संबंध में गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के लिए वोट देने का अधिकार यहाँ पास क्या है, गलत है। आगे है कि भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस की चुनाव की प्रक्रिया में प्रशासन के लिए जिम्मेवार नहीं है। ये हो जाएगा पंचायत चुनाव के लिए जो है वो यहाँ पास निम्नलिखित निर्वाचन आयोग जो है पंचायत चुनाव के लिए जो जिम्मेवार नहीं है। चलिए आगे है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव 1951-52 में शुरू हुआ था। आगे है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं हटा सकते हैं। आगे है कि DHAR आयोग और JVP समिति के गठन का उद्देश्य क्या था। तो भाषाई आधार पर आधारित राज्यों को पुनर्गठन की व्याख्या करना उनका उद्देश्य था। आगे है कि निम्नलिखित में से CEC का अर्थ है। तो CEC का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो CEC का अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन हो जाएगा CEC। आगे है कि 1953 में पहला पिछड़ा आयोग वर्ग आयोग खालिस्तान की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो काका कालेंकर के अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन था। तो भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य जो था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आलोक रावत था। चलिए आगे है कि ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्ति समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामनंदन समिति। किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया था। तो प्रथम राज्य पुनर्गठन की स्थापना जो है वो 1953 में किया गया था। आगे है निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में एक द्रविड़ मूल भाषा में नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मराठी जो है द्रविड़ मूल भाषा में नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यकाली भाषा का दर्जा दिया गया है। तो 22 भाषाओं को कार्यकाली जो है भाषाओं ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में दर्जा दिया गया है, जिसमें कि एक संस्थाली भाषा शामिल है। आगे है नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा जो है वो अंग्रेजी है, ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि गोवा की कार्यकालीय भाषा जो है क्या है। तो गोवा की कार्यकाली जो भाषा है ऑफिशियली वो कोंकणी है। आगे है 2009 से 2014 के बीच की अवधि के दौरान भारत में खाली स्थान थी। तो भारत में जो है गठबंधन का सरकार था। आगे है कि भारत के संविधान में कौन अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 343। ठीक है, अनुच्छेद 343। आगे है द्रविड़ मुनेत्र कंडम
ठीक है। कड़गम जो है की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है CN अन्नादुरई ने किए थे। आगे है आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। आगे है कि भारत में एक राज्य पार्टी के रूप में एक राजनीतिक दल की मान्यता के लिए एक सीमा होती है। वैध मतों के लिए कम से कम खाली स्थान % राज्य के विधानसभा के पिछले आम चुनाव में प्राप्त हुआ होगा। तो हो जाएगा 6% कम से कम वोट प्राप्त होना चाहिए। यदि किसी राजनीतिक दल को एक या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो तथा जो राजनीतिक पार्टी रूप में हो तो उसे पूरे भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाएगा, यानी कि 4 राज्यों में कम से कम होना चाहिए। आगे है संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंगा नदी की डॉल्फिन मछली जो है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है? तो यहाँ पर सम्राट का नाम बताना है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक सम्राट का एक निर्मित कैपिटल प्रतिरूप है। आगे है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था भारतीय सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो बंकिम चटर्जी ने लिखे थे। आगे है कि भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो फील्ड हॉकी को माना जाता है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 में है, ठीक है। तो किसका प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर ए का प्रावधान किया गया है, यानी कि कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। आगे है कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। आगे है संस्कृत शब्द सत्यमेव जयते लिया गया है। तो संस्कृत शब्द जो है सत्यमेव जयते वो मुंडकोपनिषद द्वारा लिया गया है। आगे है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते। आगे है संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच के अनुपात कितना होता है? तो 3:2 उसका रेशियो होता है, याद रखिएगा 3:2, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? तो किस समुदाय को दिया गया है? वो हो जाएगा जैन धर्म के समुदाय के लिए। आगे है कि संसद और राज्य विधानसभा की विधायी आंतरिक की जांच खाली स्थान के जरिए की जाती है, इन्हें कहते हैं? तो न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। आगे है कि गैजेट ऑफ इंडिया के अधिकारक कारिक प्रकाशक तथा कस्टोडियन प्रसारदाय कौन है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है? तो पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम जो है वो हो जाएगा यहाँ पास मजलिस ई शूरा। आगे है वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं है? वो हो जाएगा रेलवे सुरक्षा जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं काम करती है। आगे है कि 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्टेडियम पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, जिसे पूर्व में कहते थे। तो पूर्व में उसे क्या कहते थे? तो पूर्व में उन्हें जो है वो इरविन कहा जाता था। आगे है कि आईपीसी का पूरा नाम क्या है? तो आईपीसी का पूरा नाम भारतीय पेनल कोड है। आगे है अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को जो है वो जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अफगानी इस्लामी अमीरात के रूप में जाना जाता है। आगे है कि नीचे दिए गए कथन ए और उसका कारण दिया गया है। अधिकथन ए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कारण भारत का अपना संविधान है। विकल्प चुनना है कि सही है कि गलत है। तो यहाँ पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और दो दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की उचित व्याख्या नहीं है। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? तो स्वतंत्रता के समय भारत में टोटल रजवाड़े की बात करेंगे तो उसमें टोटल भारत में जो रजवाड़े थे वो 565 रजवाड़े थे। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था?
तो 1947 में सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने वाले पूर्व जो है आर के षणमुखम चेट्टी हैं। आगे है स्वतंत्रता के से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी रियासत का नाम है हैदराबादी रियासत। आगे है सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो आरटीआई जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2005 में लागू किया गया था। भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाता है? तो भारत की अधिराज्य की अवधि जो है स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक की अवधि को दर्शाता है। आगे है कि भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे। तो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के जो रचयिता थे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि पीडी मारी वेंकट सुब्बाराव। आगे है कि भारत एक स्वतंत्र है, ठीक है, भारत एक गणतंत्र है। तो गणतंत्र का मतलब बताना है कि गणतंत्र का मीनिंग यहाँ पास क्या हो जाएगा? तो यहाँ पास हो जाएगा कि राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 156 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे का सेट को देखते हैं जो कि इतिहास से रिलेटेड होगा, ठीक है। इतिहास से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? तो किस समयावधि से जुड़ा हुआ है आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। चलिए आगे है कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो विष्णु की पूजा नहीं करते थे। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था जो थी वो ईंट से बने हुए भवन थे। आगे है यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ जो है वो बलिदान होता है। आगे है 6 नंबर का क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आज उन्हें पश्चिम भारत और पाकिस्तान कहते हैं। आगे है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजयी होता है, किस प्राचार्य भारतीय शास्त्रों से उपलब्ध एक मंत्र है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंडकोपनिषद। आगे है कि निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उल्लेख का उपचार के बारे में बताया गया है? तो बीमारियों के उपचार के बारे में जो है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पास डी बताता है यानी कि अथर्ववेद बताता है। आगे है 9 नंबर का क्वेश्चन कि त्रिरत्न की अवधारणा खाली स्थान से संबंधित है। तो त्रिरत्न की अवधारणा जो है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। चलिए आगे है 10 नंबर का क्वेश्चन कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में अवध को जो है वो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो अवध को यहाँ पास कौशल के नाम से जाना जाता था। आगे है 11वां नंबर का क्वेश्चन कि बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। तो श्रीलंका में दांत का मंदिर बौद्ध के लिए स्थित है। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाला धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? ठीक है, तो जोड़ी जो असंगत है आपको बताना है। तो यहाँ पास जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पास सी जो है वो जोड़ी असंगत है। चलिए आगे है कि बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जो है इंडोनेशिया में स्थित है। आगे है बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये जो है सारनाथ में स्थित है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो ज्ञान है वो बोध गया में प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा बोध गया। आगे है 16 नंबर का क्वेश्चन कि जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध कहा जाता है। तो उसका नाम हो जाएगा धम्मेक स्तूप सारनाथ। आगे है कि भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? ये जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तवांग मठ। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह को कहा जाता है। नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं
जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म उनमें से भिन्न है। तो कौन सा युग्म से भिन्न है आपको बताना है। तो मंदिर जो है हिंदू से संबंधित है, ये सही है, बाकी तीनों का तीनों यहाँ पास गलत है। चलिए आगे है कि भारत का एक धर्म ज़ोरास्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। तो जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म का संबंधित है। तो तोरा जो है यहूदी धर्म से संबंधित है। आगे है जैन अवस्था से के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैन अवस्था जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। आगे है कि मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था। तो मौर्य वंश को शुंग वंश ने समाप्त किया था। आगे है किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस का नाटक का विषय है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का कहानी जो है मुद्रा राक्षस में लिखा गया है। आगे है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट जो था वो बृहदत्त था। चलिए आगे है यहाँ पास कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो सम्राट अशोक जो है वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। चाणक्य का एक और नाम क्या था। तो चाणक्य का एक और नाम विष्णुगुप्त था। आगे है महान सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे। तो जो है मौर्य वंश से संबंधित थे। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी चुनना है। तो यहाँ पास हो जाएगा बिंबिसार गुप्त, ये गलत है। आगे है कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक श्री गुप्त थे। चलिए आगे है यहाँ पास 31 नंबर का क्वेश्चन कि पूर्व चोल राजाओं में से किसे महान माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि करिकला को महान माना जाता है। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था। तो फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था। आगे है किस चालुक्य राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। तो यहाँ पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुलकेशिन सेकेंड ने हर्ष को पराजित किया था। चलिए आगे है कि पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि महेंद्र वर्मन ने संस्कृत नाटक लिखा करते थे। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। तो चोल राजवंश के अंतिम शासक जो थे वो राजेंद्र चोल तृतीय थे। आगे है कि साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े हैं। तो राजा भोज जो हैं वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि परमार के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए आगे है कि कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी। तो राजा राज ने जो कि चोल राजा थे मालदीव पर द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी। आगे है इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाल राजवंश जो है दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। तो उसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजेंद्र चोल ने किया था। आगे है प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राजाओं पर शासन किया था। तो तमिल और केरल के राजाओं पर राज किया था। आगे है तिरुक्कुरल, ठीक है, तिरुक्कुरल जो है नामक प्रसिद्ध ग्रंथ से यहाँ पास संकलनकर्ता कौन है। तो संकलनकर्ता का नाम बताना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि तिरुवल्लुवर, ठीक है, तिरुवल्लुवर। आगे है कि पंच सिद्धांत टीका और बृहन संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं। तो बारहार महिर जो हैं इसके लेखक हैं। आगे है कि सुश्रुत को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो सुश्रुत को जो है यहाँ पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में माना जाता है। चलिए आगे है कि चरक संहिता के बारे में। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयुर्वेद से संबंधित है। आगे है कि प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति में लिखा गया था। तो मनुस्मृति जो है संस्कृत में लिखा गया था, याद रखिएगा, संस्कृत में मनुस्मृति लिखा गया था। आगे है कि राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है। तो राजतरंगिणी द्वारा जो है कश्मीर के राजाओं के बारे में वर्णन किया गया है। पंचतंत्र दंत कथाओं किसके द्वारा रचित मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि विष्णु शर्मा के द्वारा रचित मानी जाती है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है। तो तिरुक्कुरल जो है संस्कृत में नहीं लिखा गया है, बाकी रत्नावली, राजतरंगिणी और मेघ जो है संस्कृत में लिखा गया है। आगे है इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। तो लीलावती जो है मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक गणित विषय पर लिखा गया था, लीलावती।
इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो भास्कर जो थे भारतीय गणितज्ञ थे। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पगोटा कहा जाता है? तो यहाँ पर जो है वो कोणार्क के मंदिर को ब्लैक पगोटा कहा जाता है। ये देखिएगा, कोणार्क के मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो जॉर्ज बुलर ने मनुस्मृति को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर स्थित है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क मंदिर का जो निर्माण है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। आगे है यहाँ पास 55 नंबर का क्वेश्चन कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य से संबंधित है? तो प्रसिद्ध कार्ले जो है वो जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। चलिए आगे है यहाँ पास कि निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो संगमरमर के मंदिर के बारे में बताना है। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर संगमरमर से निर्मित है। आगे है कि एमपी में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका जो प्रसिद्ध है किसके प्रसिद्ध है? तो यहाँ पास रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो खजुराहो के स्मारक जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। खजुराहो मंदिर का वास्तुकला किस प्रकार के उजागर करता है? तो किस प्रकार उजागर करता है? वो जो है नागर शैली की एक वास्तुकला है। आगे है कि अजंता गुफाओं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है जो कि भारतीय कला से बेहतरीन जीवित उदाहरण है, विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। आगे है भीमबेटका गुफाओं कहाँ स्थित है? तो ये भी बी यानी कि एमपी में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। आगे है 61 नंबर का क्वेश्चन कि हनमकोड़ा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर 1000 पिलर टेम्पल निर्माण खालिस्तान द्वारा कराया गया था। तो जो है रुद्रदेव द्वारा कराया गया था। आगे है मीनाक्षी मंदिर पर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है। आगे है दिल्ली के अशोक स्तंभ के बारे में जिसे वैज्ञानिक जांच करने के बाद मौसम के सभी इसमें झेलना जो है वो जो है लोहा से संबंधित है। चलिए आगे है कि महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कि कहाँ स्थित है? तो जो है बिहार में स्थित है, गया में। आगे है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध का गुफा मंदिर बनाया गया है, यह कितनी प्राचीन थी? ये जो है 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की थी। आगे है उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो उस मंदिर का नाम बताना है कि आखिर उसका नाम क्या हो जाएगा? तो उसका नाम हो जाएगा कि पड़क्कल के स्मारक का समूह। याद है, पड़क्कल के स्मारक का समूह। आगे है बृहदेश्वर मंदिर, शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर जो कि भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह खालिस्तान के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। तो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चोल साम्राज्य के सिंहासन के शोभा बढ़ाने के लिए उसे बनाया गया था। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंडा ठीक है चोलापुरम मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र चोल प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है जो कि निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि वो जो है महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेनाकिस्वा मंदिर का निर्माण किया गया था? तो ये जो है होयसलाव के द्वारा निर्माण कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? तो यहाँ पास खंडगिरी की गुफाओं का खुदाई जो है राजा खारवेल द्वारा की गई थी। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम की इमारतों में समूह निर्मित किया गया है, तो जो है पल्लवों के द्वारा निर्मित किया गया है। विख्यात सांची के स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। आगे है कांचीपुरम के कैलाश नाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो है पल्लव के शासनकाल में किया गया था। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो जो है 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।
आगे है कि बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में सामग्री से बनाया गया था, तो जो है ग्रेनाइट की सामग्री से बनाया गया था। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है, तो उड़ीसा को मूल स्थान इसके बारे में माना जाता है। सौर मंदिर कहाँ स्थित है, तो सौर मंदिर जो है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाबलीपुरम में स्थित है। कार्ला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। महाबोधि मंदिर संकुल भावना भगवान बुद्ध से संबंधित है। 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थान है, वो बिहार गया में स्थित है। आगे है कि गंधार कला एवं बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व व्यापक तौर पर खालिस्तान के रूप में साम्राज्य का समृद्धि हुआ था, तो जो है कुषाण साम्राज्य का समृद्ध हुआ था। आगे है कि सरन बेलगोला कहाँ स्थित है, तो सरन बेलगोला जो है कर्नाटक में स्थित है। अजंता गुफाओं की चित्रकला भारत में खालिस्तान का स्वर्ण युग माना जाता है, तो जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि बौद्ध धर्म के कार्यकाल में स्वर्ण युग माना जाता है। आगे है कि महाभारत युद्ध खालिस्तान दिनों तक चला था, तो महाभारत का युद्ध जो है वो 18 दिनों तक चला था। आगे है निम्न में से किसने माउंट आबू के पास यहाँ पास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था, तो जो है भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने यहाँ पास मोहम्मद गौरी को हराया था। सबसे पहले पहिया किससे बने थे, तो सबसे पहले पहिया जो है वो लकड़ी के बने हुए होते थे। खालिस्तान की अवधारणा अंधविश्वास की भरी मान्यता पर आधारित है, वो जो है सांप और सीढ़ी की मान्यता पर आधारित है। आगे है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम का जो है यहाँ पास राजा को चुनना है, तो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुलाम वंश, खिजली वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। गुड़ खातू तुगलक, ठीक है। गुड़ खातू सैलो याद रखिएगा, ट्रिक इसका है गुलाम, खिलजी, तुगलक और लोधी। चलिए आगे है यहाँ से 92 नंबर का क्वेश्चन। तो 92 नंबर का क्वेश्चन है कि कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद है, तो जो है असम में मौजूद था। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था, तो किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था, तो मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था, तो जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि लक्ष्मण सेन को बख्तियार खिलजी ने पराजित किया था। आगे है कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी, तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थी रजिया सुल्तान। आगे है 97 नंबर का क्वेश्चन कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में स्थित है। आगे है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ पर बदली थी, तो ये जो है दौलताबाद में दिल्ली से अपनी राजधानी को बदली थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे है भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कि कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों का दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है, तो ये जो है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली सल्तनत के युग से संबंधित है। चलिए आगे है कि कुतुब मीनार जो कि दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश के तहत किया गया था, तो हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेश पर इसका निर्माण करवाना प्रारंभ किया गया था। आगे है अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था, ऑप्शन नंबर सी यानी कि चांद बीबी ने विरोध किया था। आगे है प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निर्मित में से कौन सा मीनार है, तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 मीनार आंसर सही हो जाएगा। आगे है टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ खालिस्तान में स्थित है, वो राजस्थान में स्थित है। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस राजा ने करवाया था, तो दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। आगे है कि महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या था, तो ये जो था ऑप्शन नंबर डी था यानी कि खगोलीय वेधशाला था। चलिए आगे 106 नंबर का क्वेश्चन कि वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी गोलकुंडा किला जो है यहाँ पास एमपी में स्थित नहीं है। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी है, तो चित्तौड़गढ़ जो है वो सिसोदिया की राजधानी थी। आगे है कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, वो हो जाएगा 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। गोलकुंडा किला के दौरान बनाया गया था, किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था, तो जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पास सातवाहन काल के शासनकाल में गोलकुंडा किला बनाया गया था। आगे है कि दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि खगोलीय वेधशाला है। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे, तो विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा जो थे हरिहर थे। चलिए आगे है कि प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है, तो जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है।
आगे है अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। आगे है वर्तमान समय का खाली स्थान विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो वो जो है ऑप्शन नंबर ए हम्पी में हुआ करती थी विजयनगर साम्राज्य का राजधानी। निम्नलिखित में से मुगल सम्राट हुए जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था, उनका उल्टा कार्यक्रम वापस दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब और शाहजहां उसके बाद अकबर, ये उल्टा उनका कार्यकाल रहा है। चलिए आगे है कि दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचलित किया गया था, तो दीन ए इलाही जो धर्म है वो अकबर के द्वारा प्रचलित किया गया था। खालिस्तान भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे तो अकबर थे। आगे है कि मुगल साम्राज्य के स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य का स्थापना किया गया था। आगे है 119 नंबर क्वेश्चन कि अकबर की प्रशासनिक सीट थी, तो अकबर की जो प्रशासनिक सीट थी वो थी ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिल्ली। चलिए आगे है 120 नंबर का क्वेश्चन कि जहांगीर भारत का मुगल बादशाह था वो कौन नंबर का बादशाह था, तो ऑप्शन नंबर बी चौथे नंबर का बादशाह था। आगे है लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिस जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और दो खूबसूरत मस्जिद शामिल हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आगरा का फोर्ट। चलिए आगे है यहाँ से 122 नंबर का क्वेश्चन कि किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है, तो यहाँ पास हो जाएगा शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था अपनी बीबी मुमताज के याद में। आगे है चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस व्यापक रूप से फैली हुई बीमारी का उन्मूलन के लिए बनाया गया था, तो उसे जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पास हो जाएगा बी यानी कि प्लेग के लिए बनाया गया था। शाहजहां का पूरा नाम क्या है, तो अल्लाह हजरत अबुल मुजफ्फर साबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, शाहजहां का पूरा नाम है। आगे है 124 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी चार मीनार जो है ये जो है प्लेग की बीमारी के जीतने के बाद बनाया गया था। निम्न में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी गोल गुंबद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों के रूप में से प्रसिद्ध ऐतिहासिक कार्य इमारत उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी के शहर में नहीं है, तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुतुब शाही मकबरा जो है वो यूपी में बनाया नहीं गया था। आगे है कि मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया गया था। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से घिरा हुआ है, तो जल से चारों ओर घिरा हुआ है। आगे है 129 नंबर का क्वेश्चन कि जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था, तो वो जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया था। चलिए आगे है यहाँ से दोस्तों कि हवा महल का निर्माण किसने किया था, तो हवा महल का निर्माण जो है वो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था। आगे है कि निम्नलिखित में से मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था, तो यहाँ पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ये अकबर के द्वारा किया गया था। चलिए आगे है 133 नंबर का क्वेश्चन कि स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए अमृत सरोवर झील के किनारे स्वर्ण मंदिर है। आगे है ऑप्शन 134 नंबर का क्वेश्चन कि मक्का मस्जिद हैदराबाद खालिस्तान द्वारा संपूर्ण किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि औरंगजेब के द्वारा समर्पण किया गया है। निम्नलिखित संधिकारों में से वह कौन सा जो कि 1253 से 1325 तक के जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमीर खुसरो। आगे है 136 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित स्थानों में उनके सही स्थान के साथ मिलान करना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, ठीक है, तो इनमें से जो युद्ध के बारे में बताया गया है वो कौन थे, तो ऑप्शन नंबर डी एंग्लो बांग्ला युद्ध कहा जाता है। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण करवाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए सेंट एंजेलो फोर्ट को निर्माण करवाया गया था। आगे है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में खालिस्तान के दौरान स्थापित किया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पास हो जाएगा ए यानी कि 1600 से 1612 में स्थापित किया था। आगे है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किस से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूती एवं रेशम कपड़े का निर्यात करता था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राजा को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो गोवा में पुर्तगाली राजाओं को समाप्त करने के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोवा मुक्ति आंदोलन जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो वास्को डी गामा जो है भारत जो है 1498 में कलिकट आया था। आगे है, चलिए देख लेते हैं कि 16 ईस्वी में भारत व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार प्राप्त किया था। तो ये जो है महारानी एलिजाबेथ प्रथम से अधिकार प्राप्त किया था कि अब तुम भारत में व्यवहार के लिए तैयार हो। आगे है कि पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे, तो वो जो है 16वीं सदी में भारत में आए थे। स्वतंत्र से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं था, तो फ्रांसीसी कॉलोनी यहाँ पास नहीं था, उसको बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पटना नहीं था। चलिए आगे है कि फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत कहाँ उतरा था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कपक डाबू केरल में आया था। ठीक है, चलिए आगे है कि यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचा था, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि कालीकट के नज़दीक पहुंचा था, जो कि केरल के एक प्रमुख शहर था उस समय के ज़माने में। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, तो महाराणा प्रताप के घोड़े का जो नाम था वो चेतक था। आगे है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने से किससे युद्ध हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किस संधि में परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था, तो ऑप्शन नंबर ए श्रीरंगपट्टनम की संधि में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। खालिस्तान भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सीमांती राज्य था, तो जो था ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, जो सबसे बड़ा उस समय का सीमांती राज्य था। आगे है 153 नंबर का क्वेश्चन कि ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। खालिस्तान भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अमरविलास के रूप में भी जाना जाता है, और यह वाडियार महाराजा के निवास स्थान भी था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैसूर में वो स्थान था। आगे है टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी बंगाल में स्थापित किया गया था जूट मिल। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निर्माण निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ था, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था, तो यहाँ पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1857 का विद्रोह भारतीय आज़ादी का युद्ध के बारे में जाना जाता है। आगे है कि सिपाही का विद्रोह खालिस्तान 1857 में शुरू हुआ था, तो ये जो है मेरठ से आरंभ हुआ था सिपाही विद्रोह। आगे है कि ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर में इनका देहांत हुआ था। सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये जो है मेरठ से आरंभ हुआ था। भारत में खालिस्तान ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था, तो कब आया था, तो 1858 में आ गया था। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था, तो ऑप्शन नंबर डी रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका था। आगे है कि बेलूर मठ कहाँ स्थित है, तो बेलूर मठ जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे है कि बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं का जो यहाँ पास दुकान खोली थी, उस दुकान का नाम क्या था, तो उस दुकान का नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। आगे है कि रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया है, तो रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा गठित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजना, जन्म से जाति और पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं को प्रतिबंध किया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद ने किया था। भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बॉम्बे में आयोजित किया गया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पास ब्रह्म समाज के संस्थापक के बारे में है, तो राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जो है किसका गठन किया था, तो सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन किया था। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे ऑप्शन नंबर सी बदरुद्दीन तैयब जी थे।
आगे है कि स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी, जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आगे है कि वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड डफरिन जो था वहाँ का गवर्नर था। आगे है कि स्वतंत्र भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष जो थी ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी थी। आगे है कि स्वतंत्रता पूर्व में भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट थी। ये भारत से बाहर की थी, ठीक है, आयरलैंड की महिला थी। आगे है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है ए ह्यूम के द्वारा किया गया था। चलिए आगे है यहाँ से ऑप्शन 180 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बीसी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आगे है स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन के आवश्यक घोषणा की गई थी, औपचारिक घोषणा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है 1885 में किया गया था। आगे है कि 1905 में बंगाल के विभाजन के आदेश किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का नियम को लागू किया गया था, ये आदेश दिया गया था। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड कर्जन ने दिया था। चलिए आगे यहाँ पास की 185 नंबर का क्वेश्चन कि नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? तो 1911 में इसका ऐलान किया गया था और 1912 में दिल्ली को देश का राजधानी बनाया गया था। आगे है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। किंग जॉन पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत में कौन सी लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो भारत में उसमें जो यहाँ पास जो पर्यटन स्थल था वो गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, बनाया गया था। चलिए आगे है कि भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले जाया गया था। 1911 में घोषणा और 12 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। 1915 से 16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायता से इकाई के रूप में काम करती थी? तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहायक इकाई के रूप में कार्य करती थी। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक जो थे ऑप्शन नंबर सी जोसेफ बैप्टिस्टा थे। आगे है कि काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष हुई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती जो है 1925 में किया गया था। निम्न में से कौन सा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी, नाना साहेब इसका सदस्य नहीं था। बाकी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव यहाँ पास इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। आगे है कि इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? यहाँ पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। आगे है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? तो असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ जो था ऑप्शन नंबर डी यानी कि बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ में मुख्य आरोपी था। वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत की कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। आगे है निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन में एक अंश के रूप में चटगांव का छापामारी भाग लिया था? तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि प्रीतिलता वाडेदार ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से एक व्यक्ति ब्रिटिशों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया था, स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं था। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आजाद। इन्हें फांसी पर चढ़ाया नहीं गया था, इनको जो है एक पार्क में युद्ध करते हुए ये मारे गए थे, गोली लग गई थी इनको। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायक हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन का स्थापना भारत से बाहर नहीं किया गया था? तो भारत से बाहर जो स्थापना नहीं किया गया था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से वह भारतीय था जिसे ब्रिटिशों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी थी? तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम खुदीराम बोस था। चलिए आगे है कि भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? तो उनका जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाला लाजपत राय की मौत के जो है बदला लेने के लिए किया था। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो महाकाव्य जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी.डी. सावरकर ने लिखा था। 203 नंबर क्वेश्चन है कि अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया गया था? तो यहाँ पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था।
आगे है काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में खालिस्तान के द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। इसका जो चेयरपर्सन थे वो भगत सिंह थे। 205 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को सन 1931 में फांसी दी गई थी 23 मार्च के दिन को। आगे है कि किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आजाद ने खुद से मौत को गले लगाया था, अपने आप को ही गोली मार ली थी। आगे है लाला लाजपत राय का निवास स्थल कहाँ है? तो लाला लाजपत राय का निवास स्थल जो है पंजाब में था। और बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, तो उनका नाम कौन कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। और किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में सप्तऋषि नामक झील लहराया था? तो यहाँ पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैडम कामा उसका नाम था। चलिए आगे है 210 नंबर क्वेश्चन कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? तो सेंडर्स की हत्या के जो है साजिश में उनको फांसी का सजा दिया गया था। और रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट को यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए 1919 में पारित किया गया था। अभिनव भारत समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अभिनव भारत समाज का स्थापना जो है वो विनायक सावरकर के द्वारा किया गया था। आगे है कि जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था? तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सरदार उधम सिंह ने जनरल ओ डायर को मारा था लंदन में जाकर के। रोलेक्ट एक्ट वर्ष खालिस्तान में पारित किया गया था? तो 1919 में रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? तो 1919 में घटित हुआ था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा स्वराज पार्टी का संस्थापक के रूप में एक व्यक्ति था? तो मोतीलाल नेहरू जो है स्वराज पार्टी के संस्थापक के रूप में एक व्यक्ति थे। यह जो क्वेश्चन है ये इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।